नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। अपने झज्जर प्रवास के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यहां के सवेरा स्कूल से दिन की शुरुआत की। यहां पढ़ने वाले मंदबुद्धि बच्चों के बीच राज्यपाल दत्तात्रेय पहुंचे और उनसे सीधे रूप से रूबरू हुए। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के सम्मान में संस्था की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया। महामहिम ने इस दौरान हरियाणवी संस्कृति से रूबरू होते हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी लिया। इस दौरान महामहिम ने मानव सेवा को अपने संबोधन में सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मानव सेवा करनी चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बताया है। सवेरा स्कूल राज्यपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। झज्जर के दौरे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहां रहे। सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में व्यायामशालाओं के निर्माण, हस्तांतरण व रखरखाव के संबंध में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई और उसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि पहले चरण में 1000 योगशालाओं, व्यायामशालाओं का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 729 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 648 योग सहायकों को नियुक्त किया गया है, जो लोगों को योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योगशालाओं, व्यायामशालाओं की कैटेगरी बनाएं, ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके और आदर्श व्यायामशाला का चरितार्थ हो सके। कबड्डी और अन्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के पारंपरिक खेलों से जोड़ना है। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि आरंभ में इसके निर्माण के कार्य ग्रामीण विकास विभाग को पूरे स्टेट फंड से करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। गुरुग्राम के मानेसर में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। बता दें कि 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण मामले पर हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा किसानों ने खोल रखा है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण के विरोध में 22 जून 2022 से कासन गांव के किसानों का धरना जारी है। वहीं पंचायत के बाद अधिकारियों से बात कर HSIIDC और तहसील पर ताला जड़ दिया गया। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर में फिल्मी स्टाइल में एक कार में सवार बदमाशों ने दूसरी कार सवार युवकों को जमकर उसमें फायरिंग की। हालांकि इस गोलाबारी में रास्ते में चाय पी रहे एक मजदूर को 2 गोलियां लग गईं, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की कार गोली चलाते वक्त अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। फिलहाल पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। चाय पीने बैठा था, वही कोई मारा पटाख से यहाँ से। कितनी लगी है गोली? अब क्या पता, ये फाइट कितना हमारे को। बांगर की साइड में फायरिंग हुई है कि गाड़ी के अंदर कुछ लड़के हैं 2-3 गाड़ियों में, और उसमें एक गाड़ी वाले लड़कों ने दूसरी गाड़ी पर फायरिंग की है। तो उसी के रास्ते में पता चला कि जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है वो गांव मलिकपुर बांगर के अंदर हुआ है। उसमें एक पक्ष के लड़कों ने, जिसमें नितेश, शुभम पंडित है, सिमरप्रीत 3, और इसमें एक लड़का और था, चौथा लड़का जो इनके साथ था नितेश के साथ, वो मौके पर नहीं था। 3 लड़कों को मौके से पकड़ा गया था। फायरिंग करने के बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ ऐसे ही भगाते रहे, फायरिंग करके ये आगे रहे।
पुलिस ने 3 बदमाशों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार अब तक किया है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि गोलाबारी से यमुनानगर का बिलासपुर दहल उठा। एक कार सवार बदमाशों ने दूसरी कार में सवार कुछ युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग में रास्ते पर एक मजदूर को 2 गोलियां जा लगी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बदमाशों को पकड़ने की कोशिश बाकी पुलिस की जा रही है। अब तक कुछ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां खलीलपुर गांव के पास 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 भट्टा मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 6 से ज्यादा मजदूरों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने मृतक मजदूरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि मजदूर एक का कोमल नाम है लड़की का, उसकी उम्र है 16 साल की थी। एक जो है 6 साल की थी छोटी वाली, और जो बलबीर है वो भी घायल है, और जो लड़की है चंद्रा से वो भी घायल, वो भी मर गई है। साल से बांदा से अब टक्कर मार दिया है तो घायल हो गए लड़की। रतिया में एक स्कूटी और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान टिब्बा तरसेम कुमार के रूप में हुई है। तरसेम कुमार शहर में जनरल स्टोर की दुकान चलाता था। देर रात दुकान से घर जा रहा था, इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। रतिया हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे पर शहर के बीचों बीच ये घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झज्जर के गांव में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। विवाहिता के आत्महत्या किए जाने के पीछे कारण क्या है, इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन विवाहिता के मायके वालों ने इसे दहेज हत्या बताया। झज्जर सदर थाने से पुलिस जांच अधिकारी रविंद्र ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव गिजाडोद में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और विवाहिता के शव को उसके मायके वालों की उपस्थिति में फांसी के फंदे से नीचे उतरवाया गया। बाद में विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां जांच अधिकारी का कहना है कि मृतका के मायके वालों ने इसे दहेज हत्या बताया है। इसको सूचना मिली थी गांव के जाडोद में एक लेडीज ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान पुलिस मौके पर उसको डेड बॉडी उनके घर वालों के हाजिरी में और वहाँ से उतार कर डेड हाउस पहुंचा दिया। और इस संबंध में उनके घर वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है दहेज हत्या का। अच्छा, तो पश्चिमी से नहीं हुई है, आगे जो चलेगी पता चलेगा। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम एकता है। अब खबर नूह से है, जहां लड़की के पिता ने बेटी के हाथ पीले करने के लिए बैंक से कर्ज लिया था। अपनी हैसियत के हिसाब से पिता ने दहेज का सामान खरीदा और शादी से पहले ही उस सामान को लड़के पक्ष के लोगों के पास भेज दिया। लेकिन दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने के कारण लड़के पक्ष के लोगों ने न केवल दहेज का सामान वापस लौटा दिया, बल्कि अब आगामी 1 जुलाई को होने वाली इस शादी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक मालब गांव के नौशाद की बारात 1 जुलाई को बड़का अलीमुद्दीन जानी थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अनाज मंडी में दहेज में दिए गए सामान को फेंक कर चले गए। लड़की पक्ष के मुताबिक लड़के पक्ष के लोगों ने 4 लाख रुपए की नकदी और एक कार की डिमांड की थी, लेकिन इस डिमांड को पूरा ना होने की वजह से उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। हमारा भेजे सामान खूब हाथ रख रख के अपने पसंद से ले गए और आज सुबह 10 बजे फोन करके कही कि तुम्हारा सामान मंडी में पड़ा, लिया हो अपने घर के लिए, हमारी पसंद है हाँ सामान, हम बड़ी गाड़ी लेंगे डिजार और बढ़िया सामान लेंगे सागवान का। तो पड़ा है क्या कारण है? इस सामान में कोई थोड़ा सामान है तो हम सामान और दियो और किना दे काल किना ले सामान काल भरवाए हम उन्होंने सामान वो काल कहता हम तो जा रहे वो काल होते जब से लेकर चले गए फिर घर जाकर उन्होंने कहा हम उनको भैया किसकी शादी थी, कब की शादी है, क्या पूरा मामला? 1 तारीख की, आने वाली जो 1 तारीख है 7 महीने 1 तारीख की में लड़की की शादी। ठीक है। और अब खबर जुलाना से है, जहां नशे और चोरी को रोकने के लिए डीएसपी रोहताज सिंह ढुल ने सरपंचों, पार्षदों और कस्बे के व्यक्तियों और लोगों के साथ सहयोग मांगा है और मेडिकल स्टोर के मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी दुकान पर नशा बिकता मिला तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। समय समय पर रेड भी यहां की जाएगी। क्षेत्र को क्राइम मुक्त बनाने के लिए जुलाना थाना में सरपंचों, पार्षदों और कस्बे के व्यक्तियों के साथ डीएसपी रोहताज ढुल ने बैठक की। इन लोगों से डीएसपी ने सहयोग मांगा और सूचना समय पर देने की मांग भी की। डीएसपी ने कहा कि अब चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, गलत आदमी को कहीं भी देखा जाए तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। लोगों के सहयोग से ही पुलिस क्षेत्र को क्राइम मुक्त बना सकती है। आज मैंने जुलाना थाने के अंदर जाकर मीटिंग दी है कि गांव में काफी नुकसान होने लग गया है, लोगों चोरियां होने लग रही है और भी काफी समस्याएं बढ़ रही है। सरपंचों के साथ मेरी यही मीटिंग हुई कि हर गांव में अपने ठिकरी पर लगाए और चौकीदार को भी टाइट करें। पूरे गांव के कम से कम 10-5 राउंड ले साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको पकड़ के बैठा ले, कोई मारपीट ना करे, तुरंत पुलिस को सूचना दे। चोर है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, नशे को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं? हाँ, नशे लेकर भी काफी बातें हुई है। कल भी हमने यहाँ जुलाना में जागरूक रैली निकाली थी और आज सरपंचों के माध्यम से भी हर गांव में हमने कहा है कोई नशा बेचता है या दुकानों में नशे गोलियां बेचता है, कोई बच्चों को सिरंज देता है, तो उसके बारे में भी अखबार में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। ईद उल अजहा पर्व पर गौवंश की कुर्बानी ना हो, इसे लेकर जमीयत उलमा हिंद आगे आया है। उन्होंने कुर्बानी से संबंधित राज्य जमीयत उलमे की तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। मुफ्ती सलीम साकरस जमीयत महासचिव ने कहा कि कुर्बानी करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे कुर्बानी करते समय सरकारी निर्देशों का पालन करें, साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें कि किसी को भी आपके कार्य से ठेस ना पहुंचे। बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना न सिर्फ एक अहम तरीन इबादत है बल्कि शाइर इस्लाम में से है और इस्लामी तारीख का एक सुनहरा बाब है जिसमें बेशुमार इबरतें और हिकमतें मौजूद हैं। हर साहिब निसाब मुसलमान बालिग मर्द औरत पर कुर्बानी करना वाजिब है। गाय की कुर्बानी ना करें, इसलिए कि हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन गाय से मुताल्लिक बड़ी अकीदत रखते हैं, बल्कि उसको माँ और खुदा का दर्जा देते हैं और
हमारे सूबा हरियाणा में तो गौकुशी के खिलाफ सख्त कानून भी मौजूद है जिसमें 10 साल तक की सजा है। इसलिए हमें गाय को छोड़ करके दूसरे जानवरों की सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। पुंडरी में पहली बारिश ने ही नगरपालिका की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। अभी मानसून ने अपना रंग दिखाया ही नहीं कि पुंडरी नगरपालिका की कार्यशैली ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पुंडरी के इस मेन रोड पर हर बार बारिश में पानी भर जाता है और दुकानों में भी पानी भर जाता है। जब पुंडरी वासियों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस रोड के इर्द गिर्द ही हॉस्पिटल, कन्या महाविद्यालय, नगरपालिका और बच्चों के सभी स्कूल भी स्थित हैं, जहां महिलाओं, बच्चों, छात्राओं को भी निकलने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं नगरपालिका के कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं है। इस बीच हिसम सिंह भुक्कल ने इस समस्या पर नगरपालिका कर्मचारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह प्रशासन के कर्मचारियों और ठेकेदार की मिलीभगत का काम है, जो कि समय पर काम नहीं हो रहा। जब ही पुंडरी के लोग, महिलाएं, छात्राएं, बच्चे यहां निकलने पर उन्हें परेशानी होती है। यहाँ 4 सालों से कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। सारा शहर यहाँ से होकर गुजरता है और नगर पालिका का 4 साल का, पार्षदों का, एमएलए का 4 साल का विकास ये है। जो भी स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चे, औरत, बूढ़ी, महिलाएं सब यहाँ से गुजरते हैं। और अभी जो पब्लिक हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, जो मशीन वगैरह हैं, वो चल चुकी होंगी अब तक, और उसमें समय लगता है पानी निकलने में इसमें। और ये किसी भी स्थान को पे आप जाके देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट नहीं है। हर शहर में लगभग ऐसी स्थिति रहती है। बरसात के आधे घंटे के बाद तो ये स्थिति बनी रहती है। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से आने वाले केमिकल युक्त दूषित पानी के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई बार सियासत के बावजूद भी राष्ट्रीय मार्ग पर पानी जमा होने की समस्या बनी हुई है। रोड पर पानी भरने से घंटों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, रेवाड़ी भूतपूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और वर्तमान विधायक चिरंजीव राव ने भी प्रयास किए, पर समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। यहाँ मकान दिया है वो अपने घर से बाहर आप ट्रक के आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। NH8 और ये धावड़ा का जंक्शन बनता है, ये प्राइम लोकेशन है यहाँ की, लेकिन इतना बुरा हाल। ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे हमने पार्क डेवलप करने का विचार किया था, लेकिन यहाँ पे पानी भरा रहता है। अभी कुछ समय पहले रेवाड़ी के प्रशासन ने भी यहाँ पर दौरा किया था, जिसमें SPP के, DCP के, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट भी था, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी इस तरीके का पानी गंदा छोड़ेगा उनको ऊपर कानूनन कार्रवाई हो रही है। अब आप बताइए, अभी सबको अब तो पानी आ ही रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक सख्त निर्णय नहीं लिए जाएंगे, और हरियाणा सरकार को, क्योंकि पानी हरियाणा से नहीं आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, क्योंकि 2 स्टेट का मामला है, तो उच्च स्तरीय कमेटी गठित हो और जिसमें सख्त निर्णय लिए जाएं, जो भी इसमें दोषी है। हाँ जी, दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की स्थिति के बारे में? यहाँ की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, खाना नहीं बन पाता है घरों में, छत पे खड़े रह के गुजारा कर रहे हैं, बारिश में भीगते हुए गुजारा कर रहे हैं। इतना बदतर हो चुका है। अभी तो मानसून की शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या हाल होता है। 2-2, 3-3 दिन चूल्हों पे खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि पानी भरा रहता है घुटनों के समान। जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही हालात इतने दूर पर बीमारियों का इतना प्रकोप बढ़ गया जिससे कि घरों में पानी होने के कितने सालों से देख रहे हैं आप ये समस्या? ये हम तो जब से बड़े हुए, जब से देखते आ रहे हैं। मीटिंग का दौर खत्म,
बात खत्म। कुल मिला के राजनीति मीटिंग्स पर ही खत्म हो जाती है। मीटिंग में खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन जब जागता है, जब लोगों के घरों में 2-2 फुट पानी भर जाता है, लोगों को घरों में से निकलना दुभर हो जाता है। सेक्टर के 6 के लोगों का तो हाल ये है कि उनके घरों में खाना तक नहीं बनता, उनके बेड के साथ साथ 2-2 फुट पानी भर जाता है, टॉयलेट्स भर जाते हैं, लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हो रखे हैं। लेकिन सरकार इसका कोई समाधान आज तक नहीं कर पाई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की नहरों को 1 लाख क्यूसेक पानी होने के बाद ही पानी की सप्लाई बंद की जाएगी, जबकि इससे पहले 7,000 क्यूसेक के बाद इन नहरों की सप्लाई बंद कर दी जाती थी। इससे हरियाणा के कई जिलों को भारी लाभ होगा। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर.एस. मित्तल का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यमुनानगर जिले के 31 बाढ़ रोकथाम कार्यों की मंजूरी मिली थी, जिससे 17 कार्य इसमें से पूरे हो चुके हैं। बाकी पर काम अभी भी जारी है और 30 जून तक अधिकांश काम निपटा लिया जाएगा, लेकिन कुछ कार्य 6 से 7 जुलाई तक ही पूरे हो पाएंगे। हमारे जो शॉर्ट टर्म के फ्लड एजेंडाज अप्रूव हुए थे ऑनरेबल सीएम साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे 31 काम टोटल यमुनानगर के हुए थे इस सर्कल के, जिसमें से 2 काम पंचकुला के, तो बाकी काम हमारे यहाँ के जिसको हमें 30 जून तक कंप्लीट करना होगा। तो हमारे सारे टेंडर वेंडर सब हो चुके थे और उसमें से 17 काम आज के दिन हमारे कंप्लीट हो चुके। देखिए, इसमें जो है फ्लड जो एक रिव्यू मीटिंग होती है वो हमने लास्ट वीक कंडक्ट कर ली है। उसमें सभी विभाग के अपने अपने रोल हैं। अभी हम हथनी कुंड बैराज पे जो फ्लो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। कल लगभग 33,000 क्यूसेक्स गया था और लगभग अभी 10 से 12,000 क्यूसेक्स फ्लो चल रहा है। तो इस जो लेवल है 1 लाख क्यूसेक्स लेवल तक जो ईस्टर्न जमुना कैनाल और वेस्टर्न जमुना कैनाल तक पानी रिलीज होता है। साथ ही साथ पथराला जो नदी है और सोम नदी के आसपास भी जो गांव हैं हम उसके भी क्यूसेक्स मॉनिटर कर रहे हैं, फ्लो लेवल क्या है, तैयारियां पूरी हैं। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।